कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे, कुछ आंकड़े बताना चाहेंगे और आंकड़े बताने के बाद आज इत्तेफाक से हमारे महामंत्री जी ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है वसीयत का। ये अपनी बात पूरी प्रवाह के साथ बोल गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा हुए हैं। सही बात कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? तो सवाल पैदा हुए हैं और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी किसी के मन में आया हुआ कोई भी सवाल जो है अनुत्तरित रह जाए, बिना जवाब के रह जाए। उसका जवाब मिलना ही चाहिए, इस ओपन फोरम पे मिलना चाहिए। ऐसा है कि हम बोल के चले जाएं, कोहली साहब बोल के चले जाएं और आप लोग कुछ ना बोले तो मजा नहीं आएगा। तो मजा तो तब आता है जब इन्होंने कोई मुद्दा उठाया और उस पर डिबेट हो जाए, हर आदमी कुछ न कुछ अपने मन की बात बोले तो आनंद आता है और ये लगता है कि वाकई चीज लोग चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो उस प्रक्रिया में हम लोग चले गए। लेकिन सबसे पहला जो आइटम हम आप लोग को बताना चाहेंगे, जो मुनीलाल गुप्ता जी ने कभी कहा, आज की डेट में हकीकत ये है कि जो हमारे रेलवे या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज हैं उनसे पेंशनर्स की तादाद कम है या ज्यादा? ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं है। वो अगर 100 है तो हम लोग 110-15 है, समझ रहे हैं? दूसरी चीज और मजेदार चीज, अभी हाल फिलहाल जो पेंशन मंत्रालय है उसके प्रभारी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम श्री डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद है, जानते हैं ना डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद। उन्होंने बड़ा अच्छा एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बताया कि 6 से 7 हजार हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं वो ऐसे हैं जो 100 अथवा 100 से ऊपर के एज ग्रुप में हैं। 6 से 7 हजार, यानी कि 6 से 7 हजार लोग ऐसे हैं जो सर्विंग एम्प्लॉयज के बराबर, सर्विंग एम्प्लॉयज जितना तनख्वाह पाता उतना वो पेंशन सर। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो पेंशन पाते हैं उसका आंकड़ा पूरा का पूरा पेंशन मंत्रालय के पास है। उन्होंने आंकड़ा दिया कि 1 लाख लोग जो है ऐसे हैं जिनका एज ग्रुप जो है 90 to 100 के बीच। 1 लाख लोग ऐसे हैं जो 90 से 100 वर्ष आयु वर्ग के हैं। और उन्होंने शुभकामना व्यक्त किया कि मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि बहुत जल्दी ये जो 1 लाख लोग हैं ये 100 से ऊपर की आयु वर्ग में चले जाएं और ये लोग भी डबल पेंशन लें। अच्छी बात है ना, वेरी इंटरेस्टिंग चीज। इसका मतलब है कि फिजा बदल रही है। पहले हम लोग के मन में एक धारणा आती थी कि यार रिटायर होने के बाद आदमी का चेहरा झुक जाता है, उम्र झुक जाता है और साथ वो दाढ़ी बढ़ी रहती है, आँख में कुछ कांची लगा रहता है, अस्त्र वस्त्र जो है वो थोड़े से बिगड़े से रहते हैं, कुछ ऐसा एक छवि आता है। और पहले और आज के डेट में देखिए, भाई साहब को ही देख लीजिए, आपको देख लीजिए, मुझे लग रहा है हर आदमी, अरे कोहली साहब को देखिए, कोहली साहब को देखो ध्यान से लग रहा है हर आदमी युवा लग रहा है और धकाधक पूरा छीन छाट कहने का ये मतलब है कि ये चेन है। हम लोग भी उस दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए अभी किसी कोई कह रहा था ना 21वां ब्रांच, तो 21वां ब्रांच जो बन रहा है एक्चुअली हम जाके किसी को पुशअप नहीं कर रहे। सब लोग क्या करते हैं, जैसे बलिया में हम गए थे उद्घाटन करने के लिए, तो उद्घाटन से पहले 50 मेंबरशिप वहाँ ऑलरेडी हो चुकी थी। 50 मेंबरशिप ऑलरेडी हो चुकी थी। वो लोग संगठन को बना के मीटिंग के ऊपर के रसीद काट देते हैं और हमको बुलाते हैं भैया आपको उद्घाटन। ये चीज हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये हम खाली वो लफाजी करेंगे तो ऐसा होने वाला? बिल्कुल नहीं। हकीकत क्या है? हकीकत 2 चीज होता है। पहला चीज होता है आपकी पर्सनैलिटी। मैं तो कार्मिक विभाग में पैदा हुआ, कार्मिक विभाग से रिटायर, और आज हर जगह जाता हूँ और सीना खोल के जाता हूँ। ये
विश्वास के साथ कहता हूं कि मैंने अपनी टोटल सर्विस कैरियर में किसी का बुरा नहीं किया। अगर अगर मैं किसी का आउट ऑफ वे बहुत अच्छा नहीं कर पाया तो बुरा नहीं किया है और कोशिश किया है कि अच्छा हो। ये जो आत्मविश्वास है, ये जो आत्मबल है, इसी आत्मबल की बदौलत पहला हमने ब्रांच खोला कहाँ पे? बनारस में, जहां से मैं रिटायर। हर आदमी खुश हुआ और लोगों से काम रात के 2-2 बजे तक मैंने लिया, डंके की जोर पे काम लिया, सब लोग। वजह इसकी थी कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक हमारी सोच, हमारा विचार। अब देश कुमार चौधरी जो यहाँ पे आए हैं, उनके केस में ये देखिए पीछे खड़े हैं, ये शख्स पहली दफा हमको याद है कि जब ये आए थे शिक्षा बैंक की मीटिंग में, तो ये थे उनकी पत्नी। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? पत्नी के साथ आए थे और इनकी पत्नी ने बड़ा निवेदन किया था हाथ जोड़ के कि हमारे हस्बैंड को केवल 1086 का पेंशन मिलता है, कैसे गुजारा होगा, साहब कुछ कीजिए। और मैंने फिर इनके केस को ये किया और करने के बाद से जहां तक हो सका मैंने कोशिश किया, भैया पैसा नहीं मत तो हम ही कर देते हैं तुम्हारे लिए। ये करते चले गए और इतनी लंबी लड़ाई लड़ी कि फाइनली पेंशन मंत्रालय ने पूरे नियम को जो है वो कहते तार कर दिया और कहा कि नहीं, 28/12/2003 से पहले अगर वैकेंसी नोटिफाई कर दिया गया है, पहले क्या था, पहले था कि पैनल बना होना है, उसने कहा अगर वैकेंसी नोटिफाई कर दिया गया है तो उससे ऑप्शन लेके उसको ओपीएस मिला। और उस नियम को अगर आप पढ़िए तो उसके दूसरे पैरा में लिखा हुआ है कि ये नियम है और दूसरे पैरा में लिखा ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एंड एसोसिएशन, यानी कि वहां हमारा लिखा हुआ नाम एक तरह से कि हमारे रिप्रेजेंटेशन पे ये चीज हुआ है। ये पक्की बात है इनके केसेस को। पुलिस साहब याद है ना, आप सीपीओ साहब के यहाँ भी गए थे, इनका केस ये भैया सीपीओ के यहाँ भी गए थे तो 10 सूत्री हमारा एजेंडा था, उसमें इनका एक नाम। ये कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, बेचारा गरीब आदमी, लेकिन इस आदमी को मैं इस आदमी के चेहरे पे चाह रहा था किस तरह मुस्कुराहट आए और अब वो चीज बन गया है। और इसकी वजह से हकीकत ये है कि 2004, 2005, 2006 में रेलवे भर्ती बोर्ड से या आरआरसी से या कंसलेंट अपॉइंटमेंट वाले या स्पोर्ट्स कोटा वाले या स्काउट गाइड कोटा वाले, उन लोगों को अगर चेक किया जाए तो हम समझते हैं कि 70-80%, 70 से लेकर 80% लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनकी वैकेंसी जो है रेलवे का पैनल कितने साल में आता है, याद है? हम लोग को याद है जब हम लोग रेलवे का फॉर्म भरते थे, 2 साल भरने के बाद जब भूल जाते थे अचानक रिटर्न आ जाता और जब रिटर्न का एग्जाम फिर भूल जाते थे तब इंटरव्यू आ जाता और उसके बाद हम लोग सोचते थे हम लोग कुछ नहीं हुआ तो अचानक जो है सही बात है कि नहीं? 3-4 से 5 साल लगता था और आज के डेट में थोड़ा कम हुआ है, 2 से 3 साल। यानी कि 2004 या 2005 या 2006 में जो भी आरआरसी से आया है वो सब के सब क्या ओपीएस के हकदार हो गए हैं। लेकिन कष्ट ये है कि उनको बताने वाला कौन है, भैया तुम ऑप्शन दो, डेट गुजर जाएगा, ऑप्शन कोई नहीं देगा और वो वैसे ही। इसीलिए मैंने फेसबुक पे डाला आर्टिकल, कर भला तो होगा। दोस्तों अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा बंदा हो, व्हाट्सएप पे डाला तो प्लीज उसको इन्फॉर्म कीजिए ताकि वो एक प्रोडक्ट का ऑप्शन नहीं दीजिए। हम लोग इस बंदे का तुरंत ऑप्शन करके हमने फोन किया। हमने इसके लिए क्या किया, एसोसिएशन के पैड पे लेटर टाइप करके जीएम को लिखा, क्योंकि पहला चिट्ठी याद है तुमको, पहला चिट्ठी कौन लिखा था? एसोसिएशन की ओर से गया था और जाके पहला चिट्ठी फर्स्ट स्टार्टिंग ही हमने एसोसिएशन किया था और आज इसकी परिणति हुई। पूरा कहते हैं ना कि पूरा इतिहास बदल गया, पूरी सरकार ने पूरे नियम को बदल दिया, पूरे देश का कल्याण। तो देखिए ये एसोसिएशन मामूली नहीं है, ये एसोसिएशन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है पूरी वीजा को बदल दे रहा है, पूरे हिंदुस्तान के नक्शे को
चेंज कर दे रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ इन्हीं के केस में नहीं हुआ, अभी रेखा गुप्ता का एक केस था, उस केस में वो भी सिंगल केस था, इंडिविजुअल केस था, लेकिन उठाया गया और उठाने के बाद से रेलवे बोर्ड ने पूरे देश के लिए जो है नियम को बदल दिया। तो ऐसे करके हम लोग काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी हम लोग को खुशी होती है जब इस तरह का काम करते हैं और सफलता मिलती है। छपरा वाले ने हमारे उस आर्टिकल के ऊपर व्हाट्सएप पे लिखा कि साहब कल का मामला है, वही जो बता रहे थे ना उपेंद्र पासवान का, कि साहब उसके अकाउंट में 4 लाख रुपया आ गया, वो 23 साल पुराना मामला था। पता नहीं आदमी गोंडा से रिटायर हो रहा है, जाके बस जा रहा है गुजरात बिहार में एक सकरी से आगे मधुबनी करके जंक्शन है, उसके गांव में जाके रह रहा है और वहां से बेचारा दौड़ दौड़ के गोंडा लखनऊ डिवीजन का चक्कर लगाते वो फंस जा रहा है समाधान और कुछ नहीं हो पाया। लास्ट में कोई कहा कि भैया छपरा में जाओ, वहां पर एक विदेश बाबू है, तो उनके पास गया, उसने हमसे कांटेक्ट किया, फिर सारा कार्रवाई ये वो, और उसमें हकीकत ये था कि उसका जो कुछ नंबरिंग था पीपीओ में, उस नंबर में ही डिजिट का गड़बड़ी था, जिसकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा था, सब लोग को चक्का बना रहे थे और उसको जाके ठीक करवाया गया। तो आज के डेट में उसका सारा निदान हो गया। तो ऐसे एक दो केस नहीं है, वो तो 2-4 मैंने सैकड़ों केस होते हैं, तो शायद एक केस को हम लोग का नोटिस पता चलता। बड़ी मजेदार बात कल क्या हुआ, अभी वो अरविंद श्रीवास्तव जी का लोग बता रहे थे। अरविंद श्रीवास्तव जी ने व्हाट्सएप पे मैसेज दिया, रमन सर हमको उनका शुरुआती रमन सर के हुआ, वहाँ यहाँ हमको लगता है भैया फोन तो अक्सर आता है, व्हाट्सएप पे लोग कम लिखते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा। अब लिखा तो नतीजा क्या हुआ कि बलिया से, छपरा से, गोंडा से हर जगह फोन आने लगा। हमने सर आप ठीक है ना? हमने क्या हो गया सर? कुछ अदरवाइज सुन ली है आपके क्या हुआ? मैं समझ गया ऐसा है, उसमें संबोधन रमन सर अपना दुखड़ा गाया है, आपको समझिए कि अभी संबोधित किया। देखिए इसमें हकीकत क्या है, ऐसा है कि उसने तो एक व्हाट्सएप पे डाला, हमारे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे इस तरह के तमाम मैसेज आते थे, क्या आपको ये तकलीफ हो गई, हमको वो तकलीफ हो गई। और मैं तो इसमें जो चीज आपको बताना चाह रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए। लोग क्या होता है कि व्हाट्सएप पे हमको लिखते हैं, हमारे निजी व्हाट्सएप पे भेजते हैं, हमको फोन से बताते हैं, और सिर्फ यही 2 काम करके उनको जो सुख और शांति और संतोष मिलता है उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये चीज मैं महसूस करता हूं। कोई आदमी अगर दुखड़ा अपना किसी के सामने व्यक्त करता है तो जानते हैं उसको उसका दुख आधा होता है। बिल्कुल मैं इस चीज को समझता हूं, क्योंकि मैं तो इसका आदी हो चुका हूं। बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो अपना तकलीफ, अपने फैमिली का तकलीफ सुनाने के लिए बेकरार रहते हैं, और हमारी पत्नी भी कहती है क्या है ये, हम कहते यार ऐसा बेचारा वो कह रहा है, उसका तकलीफ दूर हो जा रहा है, हमको सुनने में क्या जाता है। मैं सुनता हूँ, थोड़ा बहुत एडवाइस करता हूँ। और मजेदार चीज अरविंद श्रीवास्तव वाले केस में ये हुआ कि मैंने अरविंद श्रीवास्तव को तुरंत फोन लगाया, जैसे आपने लगाया ना, मैसेज देखते ही मैंने फोन लगाया, 2 बार 3 बार 4 बार फोन लगाया, उसका फोन नहीं उठा। उसने आज उनकी मैसेज भी दिया कि हमारा BSNL का फोन है, नहीं लगता है, मैं क्षमा मांगता हूँ, तमाम बातें उसने दिखाया। हमने उससे जब फोन नहीं लगा तो मैंने क्या किया, आप लोग हंसिएगा नहीं लेकिन मजेदार, मैंने क्या किया कि उसको मैसेज दिया, अरविंद जी आपको कुछ नहीं हुआ, आप टेंशन मत लें, आयरन फोलिक की गोली सुबह शाम ले लिया करें, और पीठ के बल लेट के दोनों पैर को ऊपर ले जाके और 2 मिनट रख के और फिर नीचे गिराए, ऐसे करके 20 बार सुबह 20 बार शाम करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसका लगा वो जो आजकल कौन से बाबा चल रहे थे
धीरेन्द्र शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री वो ऐसे ही पर्चा बना के और वो जनाब जो है अरविंद जी थोड़ा अब हड़बड़ी में है क्या, जो 2-4 मिनट बस मनोविनोद कर रहे हैं, उसके बाद से फिर टॉपिक पे आए। तो फिर मैंने लिख दिया। रात को उन्होंने फोन किया कि सर आपका मैसेज देखा है और मैं बिल्कुल ऐसे करने जा रहा हूँ, और जबकि उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि मैं गोरखपुर नहीं आ पाऊंगा। आज चेंज हो गया कि मैं आ रहा हूँ। देखिए रिपोर्ट आएगी नहीं है हमारा अब नहीं रिपोर्ट आएगा, लेकिन अभी का मैसेज देखिए, आप कूद जाइएगा। समझ रहे? जब फोन आया तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा जी ये बताइए कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है? कल हमारे हीमोग्लोबिन 10 है। हमने कहा होना कितना चाहिए? कल 13-14 के आसपास होना चाहिए। तो हमने कहा कि मैंने आइडेंटिटी क्यों पहले ही पर्चा बना के आपको भेज दिया कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो जो है वाटर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ आपको चलना है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आप गोली खाइए और आप ठीक हो जाइएगा। कह रहे ठीक है सर मैं खाऊंगा, पूरा उसमें लिखा हुआ पूरा लिखा है डिटेल। और उसके बाद से यहाँ तक लिख दिया है कि साहब मैं गोरखपुर आ रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है कि आप किसी के साथ अपनापन वो जोड़ते हुए एक सही एडवाइस देते हैं, तो अगले का दुख तो आधा होता ही है, उसके अलावा उसमें इतनी बड़ी राहत मिलती है, इतनी बड़ी राहत मिलती है जिसका कहने का हाथ नहीं। और इसी को साइकोलॉजी के भाषा में जो कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है, अगर आपका किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास ऊपर विश्वास है और जानते हैं कि बड़ा होशियार आदमी है, वो क्या करेगा, आपको बिना कोई दवा मिला है अगर मीठी गोली भी दे देगा, आप खाइएगा, तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बदौलत आप ठीक हो। सही बात बिल्कुल है ना? तो भैया अगर ऐसा किसी का हमारे को विश्वास है, मैं कर देता हूँ, तो वो क्या करे वो ठीक हो जाए। चलिए ये तो खैर इधर उधर की बातें रही, हम लोग हंसी मजाक भी करते रहे। दोस्तों एसोसिएशन, एक्चुअली एसोसिएशन की सफलता का अगर कुछ राज है तो मैं आपको डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। वो राज ये है कि हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब क्या होता है, वो चिट्ठी लिखना और यहाँ भेजना और वो नहीं करना है। सारा हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हैं, सीपेनगाम का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन RTI कर रहे हैं, ऑनलाइन HMIS कर रहे हैं, HRMS कर रहे हैं, ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि पहले एक चिट्ठी को हम रजिस्ट्री करते थे और उसका 2 महीने 3 महीने पे जवाब आता था, समटाइम्स नहीं भी आता था। आज की डेट में क्या है, इधर टाइप किया, भेजा और चौथे दिन जो आपके पास उसका डिस्पोजल आ जाता है कि साहब आपके मामले में ये चीज हुआ, और फिर उस हिसाब से हम लोग एक्शन करते हैं। इस वजह से हम लोग को सफलता मिली। दोस्तों आप लोगों को मैं आगाह करना चाहूँगा कि देखिए अभी धीरे धीरे हमने क्या किया कि हर ब्रांचेज में 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को ट्रेन करना शुरू किया है। भैया डिजिटल हो, सीपेनगाम की ट्रेनिंग दिया, RTI की ट्रेनिंग दिया है। आने वाले वक्त में जैसे कि रिकरा साहब है, बड़ी अच्छी बात है, मीटिंग को बताया, कह रहे साहब HMIS का ऐप है, उसको देखना जानना बहुत जरूरी है। हमने कहा क्यों? इन्होंने बताया कि आज की डेट में क्या होता है, डॉक्टर दवा लिखता है और सीधे वो क्या होता है, कंप्यूटर से फार्मेसिस्ट के पास जाता है, फार्मेसिस्ट दवा आपको दे देता है। वो दवा आपको सही दिया या गलत दिया, 50 mg का होना चाहिए, 50 mg का दिया कि 25 mg का दिया, आपको नहीं पता है। अगर आप HMIS ऐप को डाउनलोड करके और उसको देख लीजिएगा तो कम से कम इत्मीनान तो आपको रहेगा कि आपको सही मिलना नहीं मिलना। पैथोलॉजी का रिपोर्ट आखिर क्या हो रहा है, सीधे HMIS ऐप चला जा रहा है। समझ रहे ना? आपको रिपोर्ट का कुछ पता ही नहीं है। पहले क्या होता था, जब लिखा जाता था तो कुछ अंदाजा मिलता था कि ये चीज है। तो अब क्या है, HMIS की जानकारी आपको होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ना। HRMS करके है, HRMS का आने वाले वक्त में हो सकता है भाई जो आपका माना पास वो हो रहा है, आ गया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम लोग धीरे धीरे अभी तो आप लोग को नहीं लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग ऐसे घूस देते हर ब्रांच में लोगों को एक बड़ी तादाद में तैयार कर देंगे, जो सीपेनगाम के एक्सपर्ट होंगे, ऑनलाइन RTI के एक्सपर्ट होंगे, HMIS के जानकार होंगे, HRMS के जानकार होंगे। और जब ये सब होने लगेगा तो वही चीज है कि तब आप इस जमाने के साथ चल पाइएगा, नहीं तो
दिक्कत होगी। सही एक्शन है कि नहीं? सब नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर 100 में 25% लोगों को हमने ट्रेन कर दिया और हमने शुरू कर दिया, अदरवाइज ये छपरा और कहाँ सीतापुरा, काशीपुरा, ये गोंडा, ये सब जगह हो पाता? मेंबरशिप जो है धनाधन शतक लगाते चला जा रहा, हो पाता? नहीं हो पाता। हर जगह ये हो रहा है, हर जगह वही जो है डिजिटल जो ग्रीवांस का रिटेंशन है वो सारा का सारा हम लोग कर रहे हैं। तो ये हम लोग का राज है, इसके लिए आप लोग को माइंड मेकअप करने की जरूरत है। अब लास्ट हमारा जो आइटम है वो है जिसको पुलिस साहब ने उठाया। हाँ, लास्ट में ये पुलिस साहब ने उठाया वो तो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज जरूर करेंगे कि जैसे मैंने बताया ना, मैं लोगों का दुख सुनता हूँ और सुनने के बाद से उसको क्या होता है, वो अपार शांति मिलती है, खुशी मिलती है। आप लोग को भी ऐसा करना चाहिए, अपने मित्रों से फोन पे बात करना चाहिए, हाल चल लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप एक दूसरे से संवेदनात्मक रूप से जुड़ते हैं और वो आपको अपना वेलविशर समझता है और आप उसको अपना वेलविशर समझते हैं। हमारे ये फैमिली है और फैमिली फीलिंग लानी बहुत जरूरी है, ये समय की मांग है। तभी जो हमारे 1 लाख बंदे जो 90 से 100 एज ग्रुप में हैं वो सारे के सारे क्रॉस करके मोर देन 100 में चले जाएंगे और वो जब जाएंगे तो हम लोग का नंबर लगाओ। तो ये बताइए दोस्तों कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो डबल पेंशन लेना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए तो। एक ताली जोरदार अपने लिए। और लास्ट में अब हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आपने जो बिल के बारे में बात कहा, देखिए बिल होता क्या है, मोटा मोटी आंख है अच्छे हो, ठीक है, लेकिन कब किसके साथ क्या हो जाएगी इसकी तो सर्टेनिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग सर्विस के दौरान तैयार रहते थे, जैसे ही आता था कि भैया ट्रांसफर होने वाला है तो अपना चार्ज रिपोर्ट तैयार करते थे कि नहीं करते थे? और जब चार्ज रिपोर्ट तैयार करते थे तो मन से निश्चित हो जाते थे भैया जिस दिन ऑर्डर आएगा उस दिन चटवा दे के निकल जाएंगे। सही है कि नहीं? सही ना? तो ऐसे ही क्या होना चाहिए, हम लोग भी रिटायर्ड आदमी, कब क्या हो जाए कुछ ठिकाना नहीं है, तो चार्ज रिपोर्ट हम लोग का रेडी होना चाहिए। वसीयत क्या है, बिल क्या है, और कुछ नहीं है बल्कि एक तरह का चार्ज रिपोर्ट है। चार्ज रिपोर्ट किस चीज का है कि जब तक हम हैं तब तक तो भैया ठीक है, हम हैं, अगर हमारे साथ अदरवाइज कुछ हो गया तो हमारी जो ये प्रॉपर्टी है, हमारा जो एम्पायर है जिसको खून पसीने से मैंने सींचा है, तैयार किया है, इसका रखवाला कौन होगा? इसको आप एडवांस अग्रिम रूप से नॉमिनेट कर देते हैं। तो सर गलत तो नहीं कह रहे, देहाती भाषा में उसका आप रखवाला करा करते। मैंने अपने प्रॉपर्टी के लिए हमने ये कह दिया कि भैया मैं जब ना रहूं तो हमारे जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, ये मकान, ये जमीन, ये चीज़ जो है ये हमारे बेटी के लिए रहेगा और ये मकान, ये जमीन हमारी बेटी के लिए रहेगा। मैंने लिख दिया, लिखने के बाद से जिस तरह जमीन की रजिस्ट्री होती है वैसे ही उसी रजिस्ट्रार के पास इसकी रजिस्ट्री हो जाती है। रजिस्ट्री हो रजिस्टर में दर्ज होगा, नंबर मिल जाएगा, इसकी कापी आपको मिल जाएगी। इसको लेके आप अपने घर में रख लीजिए ताकि कल को अगर आप ना रहें तो क्या हो, परिवार में संपत्ति को लेके कोई विवाद हो, और जब विवाद नहीं होगा तो क्या होगा, लोग जो है तस्वीर पे माला चढ़ाएंगे, कहेंगे यार ये आदमी ठीक काम किया, कोई बवाल नहीं छोड़ा, सब कुछ पाक साफ करके गया। और अगर नहीं किए तो क्या होगा, माला चढ़ाएंगे यार सारा गड़बड़ कर दिया, तो तुम देखो किया बाद में तकलीफ कर दिया। तो क्या हम लोग को होना चाहिए, हम लोग के लिए माले का इंतजाम कर देना चाहिए, बढ़िया है। दिस इज कॉल्ड, यही इसी को वसीयत कहते हैं, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। सिंपल भाषा में आप सब लोग समझ गए। अच्छा ये बताइए इतने लोगों में किसने किसने वसीयत अपना तैयार कराया? मैं अपना हाथ उठा दूं, आपके अपना हाथ उठा दूं, और कोई? चलिए तैयार। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 3 आदमी ने किया है। अब आप लोग भी थोड़ा इस पे सोचिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए ना। अपने बीते की जो भी आपकी संपत्ति वगैरह से संबंधित कोई विवाद हो उसको सल्टा लीजिए, सेटल कर लीजिए, वसीयत अपना तैयार कर लीजिए। वसीयत तैयार कर लीजिएगा तो आपको बहुत बड़ा मानसिक शांति मिलेगा, और दुनिया में मानसिक शांति से बढ़ के कोई चीज नहीं है। सही कह रहे हैं ना? तो यही होता है। अब इस पे कोई किसी के मन में कोई सवाल हो तो हम उसका उत्तर देंगे। हाँ, यदि इसे हमारा याद का 2 लड़के हैं,
ऑटोमेटिक जो हमारी संपत्ति वो दो लड़के को हो जाएगा, उसमें वसीयत लिखने की कोई आवश्यकता न हमारी ये बेटी है। बेटे को भी किसको क्या देना? नहीं, हाँ, आप बेटे को भी क्या देना उसमें चाहिए? भाई दो बेटे हैं, दोनों का 50-50 एडमिटिंग हो गया, बात उसमें कोई विवाद नहीं है। आप सुनिए, बेटी को शादी किया, बेटी अपना है, उसका कोई डिमांड नहीं है, कोई नहीं नहीं सुनिए, यही तो चीज है। लैंड प्रॉपर्टी हाफ हाफ हो गया नहीं। आज की डेट में प्रॉपर्टी में बेटी और बेटे दोनों का बराबर का हक होता है। पहला चीज इस चीज को नोट कर जी। दूसरा चीज विवाद कैसे होता है, जो बड़ा लड़का होता है वो हमेशा कहता है भाई मैं बड़ा हूँ, मैं फैमिली का पिताजी के बाद जो है मालिक हूँ, और हमें अगर कभी कोई विवाद होता है तो वो कहेगा भैया हम तो बड़े होने की वजह से हम जानते हैं, और छोटा कहेगा तुम कम हो, छोटा कहेगा भैया दोनों तो हम बराबर है, दोनों के दोनों भाई है, तुमको कम बेसी लगे बराबर लेंगे, और वहीं पे चालू हो जाता है। तो अगर हमने ये कर दिया, और फिर सवाल ये है कि आपने कहा कि बंटवारा कौन करेगा? आपके पास दो मकान है, एक 10 साल पुराना मकान है और एक 12 साल पुराना मकान है। 10 साल कौन लेगा और 12 साल कौन लेगा, इसको कौन क्लैरिफाई करेगा? बताइए। अगर आप ये कर दीजिएगा कि 10 साल वाला जो मकान है वो खड़ा लेगा, रामू लेगा, और 12 साल वाला जो है सामू लेगा, तब तो ये विवाद खत्म हो जाएगा ना। खत्म हो जाएगा। क्यों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मौके की सेटल करते हैं तो मौके का नहीं कुछ होता है, ये आपका है तुम्हारा, इसी से झगड़ा होता है। अरे कुछ दिन पहले आपने देखा ना किसी बेटे ने क्या किया था, अपने बाप का सर काट दिया, अब कट नहीं रहा था तो आड़ी से काट दिया। कल टुकड़े का डाला ये बहुत ये क्यों? बहुत और किसी के अंदर मन में कोई सवाल, किसी के जहन में कोई सवाल? एक मिनट, हाँ, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ करके नहीं दिया था, हाँ, ठीक। हमने अपने तैयार किया। हम भी ऐसी पीढ़ी तैयार करें कि वो हमारे संपत्ति का वो अपने आप तैयार करके अपना एंजॉय करेगा। महाराज किसके लिए क्या बांटना और किसके लिए क्या लेकिन रखना? सवाल ये है कि अगर आपने तैयार किया तो ये चीज किसको जाएगा? किसी को जाए किस जैसे देखिए लैंड प्रॉपर्टी में आज की गवर्नमेंट की पोजीशन है कि वाइफ और सन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है विदाउट एनी प्लीट। कोई आप मत कीजिए, केवल डेथ सर्टिफिकेट दीजिए, वाइफ मतलब मदर और जो लड़के हैं उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कोई डिस्प्यूट नहीं। मेरे डॉटर को भी नहीं, किसी लड़की को भी नहीं, लड़की नहीं मिलेगा, मेरी डॉटर को भी नहीं। एक बात बता, ये आपने जो क्रिएट किया होगा नहीं, उसमें जो कुछ हो सकता है हो सकता है, नहीं, लेकिन जो मैरिटल लैंड प्रॉपर्टी है उसमें ये होता सुनिए, है। आपने कहा ना, आपने अभी हमने एग्जाम्पल दिया ना कि एक मकान 10 साल पुराना है, एक मकान 12 साल पुराना है। 10 साल वाला कौन लेगा, 12 साल गवर्नमेंट क्या इसको फरियाएगी क्या? और सुनिए, गवर्नमेंट नहीं, अब जहां मान लीजिए इस बात को, गवर्नमेंट इसको नहीं फरियाएगी। और दूसरा चीज है कि गवर्नमेंट के यहाँ जो मुकदमा लड़ने गया वो मर जाएगा, उसको फैसला नहीं होगा। उसके प्रारब्ध का भोग वो भोगेगा। अगर वो बेईमान होगा तो उसको लड़ना ही है। वो तो खैर वो प्रारब्ध अपना अगर उसके अंदर बेईमानी है तो कचहरी का वो लड़ते लड़ते मर जाएगा। वो तो खैर बहुत हाई थिंकिंग है। यानी हम जो हम लोग को सुपरफिशियल जो एक वो था उसके बारे में हमने ये चीज किया, और किसी के मन में कोई शंका हो तो आप कह सकते हैं। अब लास्ट में अब देखिए टाइम खत्म हो रहा है, लास्ट में मिश्रा जी से हम 2 शब्द सुनना 2 चाहेंगे। मिनट मेरा क्वेश्चन। मेरे डॉटर के लिए भी संपत्ति में हक होता है? बिल्कुल ऐसा है, आपका हिंदू लॉ में चेंज हुआ लड़की जिसको सिंगल संतान हो तो सब तो उसी का ये सब है। ऐसा है ना, सिंगल संतान वाले में क्या होता है, आपके भाई क्लेम करते हैं। आपकी अकेले बेटी है और आपका भाई क्लेम करेगा कि कोई बेटा नहीं कोई बेटी है, और हम भाई हैं, हमारे बेटे हैं, लिहाजा हमको प्रॉपर्टी दिया जाए।